हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं आप सभी छात्र छात्राओं का SKL स्टडी व्यासी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व धन्यवाद व आभार प्रकट करता हूं। और आज इस यूट्यूब चैनल SKL स्टडी व्यासी के माध्यम से मैं एक फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हुआ हूं, जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक अक्सर कर बोर्ड एग्जाम में किसी ना किसी सेट में देखने को मिल ही जाता है। और ये टॉपिक लगभग 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन बनता ही बनता है बोर्ड एग्जाम में। और इस टॉपिक को आज हम यहाँ सॉल्व करेंगे और आपको बताएंगे कि हाइगेंस सिद्धांत का उपयोग करते हुए अपवर्तन की व्याख्या किस प्रकार से हम लोग एग्जाम में कर सकते हैं। इससे पहले कि आपको मैं ध्यान दिला दूं बेटा कि आप लोग 10th क्लास में या फिर इसी में 12th की सेकंड फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर में आप लोग एक टॉपिक पढ़े होंगे, प्रकाश का अपवर्तन। और इससे पहली वाली वीडियो में भी मैं एक दिन प्रकाश का अपवर्तन टॉपिक पढ़ाया था। आप वहां पे भी जाके चेक कर लीजिएगा, अगर किसी छात्रा ने नहीं देखा है तो मैंने प्रकाश का अपवर्तन कराया था। और उस प्रकाश के अपवर्तन में मैंने आपको बताया था कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, यानी कि वो अपने रास्ते से क्या है बेटा, विचलित हो जाती है, यानी कि भटक जाती है। तो बस उसी में प्रकाश के अपवर्तन में आपको दो नियम बताए गए थे। पहला नियम था उसका कि आपतित किरण जो होती है और जो परावर्तित किरण होती है और जो आपतन बिंदु पर अवलंब खींचा जाता है वो तीनों एक ही तरफ में होते हैं। आपको ये उसका पहला नियम बताया गया था। और उसका जो दूसरा नियम है, वो दूसरा नियम आपको बताया गया था कि जो आपतन कोण की जिया होती है, यानी कि आपतन कोण की जिया क्या होती है बेटा, साइन आई। और अपवर्तन कोण की जिया, तो अपवर्तन कोण की जिया होती है बेटा साइन आर। के अनुपात क्या होता है, का अनुपात क्या होता है बेटा, एक नेतांक होता है, एक नेतांक होता है। ये चीज आपको बताई गई थी प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम में, ठीक है ना। और आज हम इसे प्रूव करेंगे, ठीक है ना, कि इस हाइगेंस सिद्धांत का उपयोग करके हम इसे प्रूव करके लेके आएंगे कि वाकई में साइन आई अपॉन साइन आर का अनुपात होता है या नहीं। इसे हम सिद्ध करेंगे और देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, चलिए बने रहिए इसी वीडियो में। चलिए हम बनाते हैं बेटा, एक क्या लेते हैं, पृष्ठ या तल। तो ये हमारे पास मान लीजिए एक पृष्ठ है, यानी कि एक तल है, और इस तल को हम नाम दे देते हैं जेड और ये जेड डैश, ठीक है ना। ये एक तल है यानी कि पृष्ठ है जिसको हम नाम दिए हैं जेड और जेड डैश। अब बेटा इस पर पृष्ठ पर क्या होगा कि एक समतल तरंगाग्र आपतित होगा, और जैसे एक समतल तरंगाग्र आपतित होगा तो वो एक माध्यम से क्या करेगा बेटा, दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा। दूसरे माध्यम में क्या करेगा बेटा, प्रवेश करेगा। तो हम देखें जैसे कि कोई समतल तरंगाग्र इस पृष्ठ पर आपतित हो रहा है, तो मान लीजिए कि ये मार्कर है, ये अपने पास समतल तरंगाग्र है मान लीजिए, ठीक है ना। और तरंगाग्र का ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है ना। तो जैसे कि ये समतल तरंगाग्र है, तो जब ये इस पर लैंड कराएंगे, हम आपतित कराएंगे इसको ऐसे करके, तो तरंगाग्र का ए पॉइंट सबसे पहले टकराएगा, ठीक है ना। तो अगर ए पॉइंट सबसे पहले टकराएगा तो बी पॉइंट यहीं कहीं रहेगा, है ना। तो हम इस तरह से मान ले रहे हैं कि इसमें ए बी क्या है, एक समतल तरंगाग्र आपतित हो रहा है, तो ये बी पॉइंट कहाँ है, बी पॉइंट यहीं कहीं मान ले रहे हैं, और ये क्या है, पॉइंट ए है। तो तरंगाग्र का जो ए पॉइंट है ये सबसे पहले पृष्ठ के बिंदु से टकरा जाएगा, ठीक है ना। और फिर देखो कि जो तरंगाग्र का बी पॉइंट है, इस तरीके से जो तरंगाग्र का बी पॉइंट है, ये जब तक पृष्ठ के बिंदु बी डैश तक, मतलब बी है पॉइंट, ठीक है ना, मतलब समझा ऐसे कि हम अगर ये बी पॉइंट है, ये जितने समय में पृष्ठ के किसी बिंदु तक पहुंचेगा उतने ही समय में यहाँ से द्वितीयक तरंगा निकल के किसी ना किसी पॉइंट पर पहुंच जाएगी। तो जब तक ये तरंगाग्र का पॉइंट बी पृष्ठ के
किसी बिंदु तक पहुंचेगा, मान लीजिए कि ये बिंदु है अपने पास ए डैश, तो ये पृष्ठ के बिंदु ए डैश तक पहुंचेगा, उतने ही समय में यहां से द्वितीयक तरंगिका निकल के, है ना, द्वितीयक तरंगिका निकल के किसी ना किसी पॉइंट पर पहुंच जाएगी। तो हम मान ले रहे हैं कि यहां से द्वितीयक तरंगिका निकल के कहां पहुंच चुकी है, पॉइंट बी डैश पर। कहां पहुंच चुकी है बेटा, पॉइंट बी डैश पर पहुंच चुकी है, ठीक है ना। उतने ही समय में, कितने समय में, जितने समय में तरंगाग्र का भी पृष्ठ के बिंदु ए डैश तक पहुंचेगा, उतने ही समय में तरंगाग्र का जो पॉइंट ए है, यहां से द्वितीयक तरंगिका निकल के कहां पहुंच जाएगी बेटा, बी डैश पर पहुंच जाएगी। ठीक, अब देखें यहां पर ये तरंगाग्र टकरा रहा है, तो यहां पर क्या एक आपतन बिंदु बन रहा है, और इसी आपतन बिंदु पर आपको क्या करना है बेटा, एक अवलंब खींचना है। क्या करना है, एक अवलंब खींचना है। ये मैंने एक अवलंब खींचा है। इधर भी देखिए कि इधर भी एक आपतन बिंदु बन रहा है, और इसी आपतन बिंदु पर आपको क्या करना है, एक अवलंब खींचना है। तो मैं एक ये अवलंब खींच रहा हूं, ठीक है ना बेटा। अब देखो, अब देखो बेटा कि ये अवलंब है और ये आ रहा है, यानी कि तरंगाग्र आ रहा है, तो आपतित किरण मान लीजिए कि ये यहां जो एंगल बनेगा, ये एंगल बनता है अपने पास कोण आई। अगर ये कोण आई है, ये एंगल अगर आई है, तो यहां पर ये एंगल पूरा कितना होगा बेटा, ये पूरा एंगल यहां पर कितना होगा, ये एंगल होगा अपने पास आई। अब इसी प्रकार से यहां देख लीजिए कि अगर ये एंगल अपने पास कितना है बेटा, अगर ये एंगल अपने पास यहां पर कितना है, आर है, तो ये पूरा एंगल कितना होगा बेटा यहां पर, ये पूरा एंगल होगा यहां पर आर। ये पूरा एंगल कितना होगा बेटा यहां पर, आर। ठीक, अब समझिए कि यहां पर ये जो कोण बनेगा, ये कोण बेटा यहां पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, और इस जगह भी ये कितने डिग्री का कोण बनेगा बेटा, 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है ना। अगर ये 90 डिग्री का कोण है, तो इसके सामने की भुजा कर्ण, और इस कोण के सामने की भुजा लंब, तो लंब हो गई इसमें बी और ए डैश। ये पॉइंट यहाँ पर ए डैश है, और यहाँ पर देखो ये कोण है 90 डिग्री, तो इसके सामने की भुजा कर्ण, तो कर्ण है ए और ए डैश, और ये एंगल है यहाँ पर, तो इसके सामने की भुजा लंब, लंब है ए और बी डैश। अब ध्यान दें कि हमें ये तरंगाग्र जो है एक माध्यम से क्या किया, इसने दूसरे माध्यम में प्रवेश किया। जब तरंगाग्र एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो उसकी चाल क्या होती है बेटा, बदल जाती है। उसकी चाल क्या होती है बेटा, बदल जाती है। तो ध्यान रखेंगे यहां पर इस वाले ऊपर वाले माध्यम में मान ले रहे हैं कि तरंगाग्र की चाल है कितनी, v1, और यहां पर तरंगाग्र की चाल कितनी है बेटा, v2। तरंगाग्र के बिंदु ए बिंदु बी को पृष्ठ के बिंदु ए डैश तक पहुंचने में कितना समय लग रहा है, मान लीजिए टी समय लग रहा है। तो तरंगाग्र का जो पॉइंट ए है, ये उतने ही समय में, कितने समय में, जितने समय में तरंगाग्र का बिंदु बी ए डैश तक पहुंचा, उतने ही समय में तरंगाग्र का जो पॉइंट ए है, यहां से द्वितीयक तरंगा निकल के कहां पहुंच जाएगी बेटा, बी डैश पर, उतने ही समय में पहुंच जाएगी। तो ये है टी, समय तो उतना ही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसमें हमें थ्योरी किस प्रकार से लिखनी है, ध्यान दें इधर। माना जेड एस एक अपवर्तक पृष्ठ है, ठीक है ना, जिस पर ए बी एक समतल तरंगाग्र आपतित होता है, जिसमें तरंगाग्र की चाल v1 व v2 है। तरंगाग्र के बिंदु बी को पृष्ठ के बिंदु ए डैश तक पहुंचने में t समय लगता है, ठीक है ना। तब उतने ही समय में तरंगाग्र के बिंदु ए से द्वितीयक तरंगा निकल करके बिंदु बी डैश पर पहुंच जाती है, ठीक है ना। और सभी द्वितीयक तरंगाएं बिंदु ए व ए डैश को क्या करेंगी बेटा, हाइगेंस सिद्धांत का उपयोग करते हुए ये स्पर्श करेंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर देखो इस प्रकार से इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, थ्योरी भी लिख सकते हैं। यहाँ पर माना जेड एस एक अपवर्तक पृष्ठ है, ठीक है ना, जिस पर ए बी एक समतल तरंगाग्र आपतित होता है, जिसमें
जिसमें तरंगाग्र की चालें v1 व v2 हैं, जिसमें तरंगाग्र की चालें v1 व v2 हैं, ठीक है ना। तरंगाग्र के बिंदु B को तरंगाग्र के बिंदु B को पृष्ठ के बिंदु A' तक पहुंचने में T समय लगता है। कितना समय लगता है बेटा? T समय लगता है। तब तरंगाग्र के बिंदु A को तरंगाग्र के बिंदु A से द्वितीयक तरंग का बिंदु A से उतने ही समय में द्वितीयक तरंगिका निकलकर बिंदु B' तक पहुंचेगी। ठीक है ना। अतः बिंदु A व A' सभी द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करेंगे। ठीक, इस प्रकार से हमें इसमें परिभाषा लिख देनी है, थोड़ी बहुत थ्योरी लिख देनी है। माना Z' एक अपवर्तक पृष्ठ है जिस पर AB एक समतल तरंगाग्र आपतित होता है, जिसमें तरंगाग्र की चालें v1 व v2 हैं, ठीक है ना। और तरंगाग्र के बिंदु B को पृष्ठ के बिंदु A' तक पहुंचने में T समय लगता है। तब तरंगाग्र के बिंदु B से उतने ही समय में, जितने समय में तरंगाग्र का बिंदु B A' तक पहुंचेगा, तो उतने ही समय में तरंगाग्र के बिंदु A से उतने ही समय में द्वितीयक तरंगा निकल करके कहां पहुंचेगी बेटा? बिंदु B' तक पहुंचेगी, ठीक है ना। तो टाइम दोनों में सेम है ना। और तरंगाग्र की चालें बदल जाएगी, क्योंकि तरंगाग्र जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो उसमें तरंग की चालें क्या हो जाती है बेटा? बदल जाती है। तरंगाग्र की चाल क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। तो यहाँ पर देखो, फिर बिंदु A और A' जो है, ये सभी द्वितीयक तरंगाओं को क्या करेंगे बेटा? यहाँ से स्पर्श करेंगे, क्योंकि यहाँ बिंदु A व A' से बारी बारी से क्या है बेटा? द्वितीयक तरंगाएं सभी दिशाओं में चलेंगी, यानी कि निकलेंगी। तब देखो यहाँ पर त्रिभुज बन रहा है A B' A', ठीक है ना। सॉरी, A B A', तो यहां से देखो कि जो त्रिभुज A B' और जो तरंगाग्र का जो बिंदु B है, ये चल करके पृष्ठ के बिंदु A' तक पहुंचा, तो यहां से यहां तक जो चली गई दूरी है वो निकालेंगे। तो हमने दूरी बराबर फॉर्मूला पढ़ा, दूरी बराबर होता है बेटा चाल इंटू समय। क्या होता है बेटा? चाल इंटू समय। दूरी B से A' तक की निकालेंगे तो दूरी लिखेंगे B से A' तक की। तो अब जब दूरी निकालेंगे B से A' तक की, तो इसमें चाल क्या है? v1। तो चाल की जगह हम पुटअप करेंगे कितना? v1 इंटू में समय कितना लग रहा है हमारे पास? t टाइम। समय क्या है हमारे पास? t टाइम। तो B से A' तक जो तय की गई दूरी है बेटा, वो कितनी आ गई? v1 इंटू t। इसी प्रकार से देखो कि यहां से उतने ही समय में पॉइंट A से द्वितीयक तरंगा चल के B' तक पहुंची, तो A से B' तक जो तय की गई दूरी है वो निकालेंगे। तो A से जब B' तक की दूरी निकालेंगे, तो फिर से हम दूरी निकालेंगे A से B'। दूरी की जगह फिर से पुटअप करेंगे A से B'। जब A से B' तक की दूरी निकालेंगे तो तरंगाग्र की चाल है इसमें v2। तो चाल कितनी आएगी अपने पास? v2 इंटू समय कितना अपने पास? t।
तो समय कितना लग रहा है टी, तो हमारे पास टाइम कितना आ गया बेटा यहाँ पर टी, तो टाइम हमारे पास कितना आ गया टी। तो तरंगाग्र के बिंदु ए से बी डैश तक जो तय की गई दूरी है वो कितनी है v2 इंटू टी। हमने दोनों दूरियां आपस में निकाल ली है। अब देखें यहाँ पर, अब देखें आप यहाँ पर कि यहाँ पर त्रिभुज नजर आ रहे हैं आपको ए बी ए डैश, त्रिभुज ए बी ए डैश में चलेंगे बेटा हम साइन आई बराबर, और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, वैसे ही साइन आई बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो साइन आई बराबर लंब बटे कर्ण, तो आई एंगल ये है और एंगल के सामने की भुजा क्या होती है बेटा लंब, तो लंब में इसमें बी ए डैश बटे में कर्ण, तो 90 डिग्री एंगल ये है, तो 90 डिग्री एंगल के सामने की भुजा कर्ण, तो कर्ण है ए और ए डैश, कर्ण क्या है बेटा ए और ए डैश, इसको मान ले रहे हैं हम लोग समीकरण नंबर फर्स्ट। अब देखो दूसरा त्रिभुज क्या नजर आ रहा है इसमें, ए त्रिभुज ए बी डैश ए डैश, त्रिभुज ए बी डैश ए डैश में साइन आर बराबर, देखें इधर साइन आर है एंगल, तो त्रिभुज ए बी डैश ए डैश में साइन आर बराबर एंगल के सामने की भुजा लंब, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण, तो इस एंगल के सामने की भुजा लंब क्या है इसमें ए और बी डैश, तो साइन आर बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब है इसमें ए और बी डैश बटे कर्ण, तो 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण, कर्ण है ए और ए डैश, तो कर्ण आ गई इसमें ए और ए डैश, इसको हम लोग मान ले रहे हैं समीकरण नंबर सेकंड। अब क्या करेंगे बेटा हम, अब हम समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड से डिवाइड लगाएंगे, समीकरण फर्स्ट में बेटा समीकरण सेकंड से डिवाइड लगाएंगे, ठीक है ना। तो हम लिखते हैं अ इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड, समीकरण फर्स्ट में बेटा समीकरण सेकंड से डिवाइड लगाएंगे, ठीक है ना। तो समीकरण फर्स्ट का लेफ्ट हैंड साइड और समीकरण सेकंड का लेफ्ट हैंड साइड से क्या लगेगा इसमें डिवाइड, समीकरण फर्स्ट के राइट हैंड साइड में समीकरण सेकंड के राइट हैंड साइड से डिवाइड लगेगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा फिर अपने पास साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर बराबर इसके राइट हैंड साइड में इस राइट हैंड साइड से डिवाइड, तो ये हो जाएगा अपने पास बी ए डैश डिवाइडेड बाई ए डैश बटे में, अब देखो यहाँ पर देखो इससे डिवाइड लगाएंगे तो ये डिवाइड लगेगा ए बी डैश अपॉन ए और ए डैश, अब देखो इस संख्या का मल्टीप्लाई जाएगा घूम के ऊपर, तो ये हो जाएगा अपने पास साइन आई अपॉन साइन आर बराबर इस संख्या का मल्टीप्लाई घूम के ऊपर, तो बी ए डैश मल्टीप्लाई ए डैश अपॉन इस संख्या का मल्टीप्लाई इसमें, तो ये हो जाएगा ए डैश मल्टीप्लाई ए बी डैश। अब देखो यहां से ए डैश कैंसिल हो रहा है, अब अपने पास बच के आ रहा है यहां से बी ए डैश अपॉन में ए बी डैश। अब देखें साइन आई अपॉन साइन आर बराबर कितना आया अपने पास बी ए डैश अपॉन में आया है ए बी डैश। अब देखिए यहां से साइन आई अपॉन साइन आर बराबर बी ए डैश, तो देखो हम यहां से बी से ए डैश तक की दूरी निकाल के लाए थे v1 इंटू टी, तो बी से ए डैश तक की दूरी लगाएंगे v1 इंटू टी अपॉन ए बी डैश, तो देखो यहाँ ए बी डैश की दूरी निकाल के लाए थे v2 इंटू टी, तो यहाँ ए बी डैश की दूरी लगाएंगे हम लोग यहाँ पर v2 इंटू टी। अब देखो यहाँ पर t से तो t कैंसिल हो रहा है, अब अपने पास बच के आ रहा है साइन आई अपॉन साइन आर बराबर v1 अपॉन में v2, और यहाँ पर देखो v1 अपॉन v2 को हम एक नियतांक मान के चल रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर v1 व v2 क्या है, वेयर जहां v1 व अपॉन v2 क्या है, एक नियतांक है, ठीक है। v1 अपॉन v2 क्या है, एक नियतांक, तो साइन आई बटे साइन आर बराबर हो जाएगा क्या, नियतांक, ठीक है ना। तो अब हम इसी को बता के गए थे, है ना, जब हमने प्रकाश का अपवर्तन टॉपिक बताया था तब हमने बताया था कि साइन आई यानी कि आपतन कोण की जिया और अपवर्तन कोण की जिया क्या एक नियतांक होता है, का अनुपात जो होता है वो क्या होता है बेटा, एक नियतांक होता है, तो वही निकल के आ गया कि आपतन कोण की जिया साइन आई और अपवर्तन कोण की जिया साइन आर का अनुपात क्या होता है बेटा, एक नियतांक होता है। और इसका हम दूसरा नियम ये बता के गए थे कि जो आपतित किरण होती है और जो आपतन बिंदु पर खींचा गया अवलंब होता है और जो अपवर्तित किरण होती है वो तीनों एक ही तल में होते हैं।
आपको इसके बाद ये अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अवलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है ना। यह है हाइगेंस सिद्धांत का उपयोग करते हुए हमारे अपवर्तन की व्याख्या, जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बेल आइकन के माध्यम से मिल सके। थैंक यू।